हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। 18 दिसंबर 2024 को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का, इसमें जो साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोज आते हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आज के इस 18 दिसंबर को दूसरे वाले शिफ्ट में। पहला सवाल है, वॉशिंग सोडा को इसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया जाता है x का मान डैश के बराबर है। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब 10 होता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2। 10 की जगह पर डेका आता है नाम में 10H2। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो क्रिस्टल जल के जो है 10 अणु होते हैं, क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, तो 10 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। वंशागति की इकाइयाँ जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है। देखो, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं वो सब नियंत्रित होते हैं जीन से, वो सब नियंत्रित होते हैं जीन से। और हमारे बॉडी के अंदर जो है अधिकांश लक्षण जो होते हैं हमारे माँ बाप से एज इट इज आ जाते हैं। तो मेंडल का ये कहना था कि एक ऐसा कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और ये कारक ही लक्षण को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के आता है। मेंडल साहब ने कारक कहा था, आज के समय में हम उसे जीन कहते हैं। जीन शब्द जो है जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। मेंडल साहब ने क्या कहा कि भाई कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसके कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। बाद में पता चला कि वो जो कारक है वो जीन है। तो मेंडल साहब सही थे, भाई कारक तो है, भले ही उन्होंने जीन शब्द नहीं दिया था लेकिन कहा तो था कि भाई कुछ तो ऐसी चीज़ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाते हैं। बाद में पता चला कि वो जीन है और ऐसा ही होता है। जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। भाई कैसे चला जाता है, तो देखो हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। इस 46 में हम जानते हैं कि जो 23 क्रोमोसोम है वो माता के साइड से है, 23 क्रोमोसोम पिता के साइड से है। यानी आपके बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है, उसमें से 23 आपके माता के साइड से है, 23 आपके पिता के साइड से है। इस क्रोमोसोम में डीएनए है, इस क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए के टुकड़े को ही हम लोग जीन बोलते हैं। तो जीन कहाँ है, डीएनए में। डीएनए कहाँ है भाई, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, माँ बाप से आते हैं। समझे आप। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पुनर्जनन का उदाहरण है। देखो, पादपों में पुनर्जनन की हम बात नहीं करते हैं, तो जिस एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को सेट किया है गलत सेट किया है। पादपों में हम लोग पुनर्जनन की बात नहीं करते हैं, राइट। पादपों में हम लोग कायिक प्रवर्धन की बात करते हैं। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार होता है कायिक प्रवर्धन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो कायिक प्रवर्धन के अंदर हम जानते हैं कि कटिंग होता है। कटिंग एक तरीका है, आर्टिफिशियल मेथड है, कृत्रिम तरीका है कायिक प्रवर्धन का। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जड़ तना पत्तियों से नए पादप को उगाना। हम क्या करते हैं कि गुलाब का तना काटते हैं और उसको मिट्टी में लगा देते हैं तो नया गुलाब का पौधा उग जाता है। तो उसी को ना यहाँ पर एग्जामिनर ने पुनर्जनन कहा है, जबकि नहीं कहना चाहिए। वो कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है जिसे हम लोग कटिंग बोलते हैं। ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि पुनर्जनन की हम लोग बात नहीं करते हैं पादपों में, लेकिन चलो फिर भी हम लोग यहाँ पर ए आंसर लेकर के चल रहे हैं क्योंकि ए ही इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखो पादपों की बात की गई तो हमें प्लांट से रिलेटेड ऑप्शन चूज करने हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में दे रखा है, मनुष्य के बारे में दे रखा है, हाइड्रा के बारे में दे रखा है, तो ये सारे तो आंसर हमारे ऐसे ही कट जाएंगे, ऑप्शंस कट जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर परिणामी विलयन डैश हो जाता है। देखो, सोडियम कार्बोनेट क्या है, धातु का कार्बोनेट है। सोडियम अपने आप में धातु है और ये कार्बोनेट। धातु के जो कार्बोनेट होते हैं या फिर धातु के जो बाई कार्बोनेट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जब आप इसको जल में घोलोगे तो आपको क्षारीय विलयन प्राप्त होगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक कितने भी हो सकते हैं लेकिन उत्पाद आपको एक ही मिलेगा। इसके ठीक विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद कितने भी हो सकते हैं लेकिन अभिकारक आपको एक ही मिलेगा। ये संयोजन अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक कितने भी हो सकते हैं लेकिन उत्पाद आपको एक ही मिलेगा। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक आपको एक मिलेगा लेकिन उत्पाद कितने भी हो सकते हैं। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी अपने आप में एक वियोजन अभिक्रिया है, एक अभिकारक है ना, एक अभिकारक है, उत्पाद कितने भी हो सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया है। और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया को दिखाने का तरीका है।
परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, परिनालिका के भीतर जब किसी परिनालिका से हम लोग धारा प्रवाहित करवाते हैं तो धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सीधी होती है, समदूरस्थ होती है, सीधी होती है, समांतर होती है और समदूरस्थ होती है ना। सीधी, समांतर और समदूरस्थ होती है। ऐसी सीधी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी और बराबर दूरी पर ये रेखाएं होती है। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? पुनर्जनन विधि जो है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। तो प्लेनेरिया आप याद रखेंगे और याद रखेंगे आप हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन भी होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, बडिंग होता है, ईस्ट में बडिंग होता है। ब्रायोफाइलम के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। पत्तियों से नए पादप उगते हैं। राइजोपस में क्या होता है? राइजोपस में प्रजनन होता है स्पोर फॉर्मेशन के जरिए, बीजाणु समासंग हम लोग बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए। राइजोपस को हम लोग ब्रेड मॉल्ड भी बोलते हैं, कवक है ये। आंसर हमारा ए हो जाएगा। और कायिक प्रवर्धन द्वारा, इसमें होता है कायिक प्रवर्धन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा, है ना, कायिक प्रवर्धन द्वारा। और पत्तियों से, याद रखिएगा, पत्तियों से नए पादप उगते हैं ब्रायोफाइलम में। अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें होता है द्विविखंडन। एक कोशिका जो है दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, एक कोशिका जो है दो कोशिका में विभाजित हो जाती है, तो बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव, खास करके हम लोग बैक्टीरिया की ही बात करते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलन के संबंध में सही है? यानी कि इक्विलिब्रियम की बात की गई है, इक्विलिब्रियम के संबंध में सही है। तो इक्विलिब्रियम वह स्थिति है जहां किसी भी परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है मतलब कि बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो किसी भी टाइप के परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? देखिए, अगर आप एक मेल हैं तो आपके बॉडी में शुक्राणु है, स्पर्म है और इसमें 23 क्रोमोसोम है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके बॉडी में अंडाणु है, ओवम है, एग है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये जो शुक्राणु है, ये जो अंडाणु है, इन्हें बोलते हैं प्रजनन कोशिकाएं। अगर आप पुरुष हैं तो शुक्राणु को छोड़ दो, बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं आपके बॉडी में सारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर आप एक महिला हैं तो अंडाणु को छोड़ दो, तो बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण ये जो गैर प्रजनन कोशिकाएं होती हैं जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, क्रोमोसोम्स प्रजनन कोशिकाओं में आधी कर देता है। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ये जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधी हो जाती है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो डीएनए की बात की गई है। देखो, डीएनए का संग्रहित रूप ही क्रोमोसोम होता है। डीएनए का ही संग्रहित रूप जो है क्रोमोसोम होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई जीन डीएनए का टुकड़ा है, डीएनए का है क्रोमोसोम में है, क्रोमोसोम का है नाभिक में है। तो अगर क्रोमोसोम की जो संख्या है वो अगर आधी हो जाती है, मीन्स डीएनए जो है वो आधी हो चुकी है। डीएनए की मात्रा जो है वो आधी हो चुकी है, राइट। तो आप चाहे क्रोमोसोम बोल दो चाहे आप डीएनए बोल दो। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऐसा होता है कि भाई क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है? वो है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में याद रखिएगा दो तरह का विभाजन होता है। कोशिका जो है दो तरह से विभाजित तो हो सकती है, अर्धसूत्री विभाजन कर सकती है और समसूत्री विभाजन कर सकती है। समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी नहीं होती है। क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी नहीं होती है। मान लीजिए कि एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, अब ये कोशिका जो है विभाजित हो गई दो कोशिकाओं में, तो 46 क्रोमोसोम्स। देखो, जो जनक कोशिका है उसमें भी 46 गुणसूत्र हैं, जो संतति कोशिका है उसमें भी 46 गुणसूत्र हैं। तो ऐसा होता है माइटोसिस में, ऐसा होता है माइटोसिस में यानी कि समसूत्री विभाजन में। लेकिन जो कोशिका शुक्राणु बनाती है, जो कोशिका अंडाणु बनाती है,
उनमें होता है मियोसिस, उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसके कारण जो गुणसूत्र की संख्या वो आधी हो जाती है। और क्योंकि गुणसूत्र अपने आप में डीएनए का ही संघनित रूप है, तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए की मात्रा जो है वो आधी हो जाती है। तो शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है उसे हम लोग स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। जो अंडाणु बनाने वाली कोशिकाएं होती है उसे हम लोग एग मदर सेल बोलते हैं या फिर ओवा मदर सेल बोलते हैं, बोल सकते हो आप। उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब उनका मियोसिस होता है तो शुक्राणु और अंडाणु ये सब बनते हैं और क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि स्पर्म मदर सेल है, यानी कि शुक्राणु बनाने वाली कोशिका है, उनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो क्या होता है कि पहले 2 कोशिकाओं में विभाजन होता है, इसका क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, फिर से इनका विभाजन होता है। जब इनका विभाजन होता है तब जाकर के आपको जो है स्पर्म जो है देखने को मिलता है। अब देखो इनमें 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, तो इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1 और इसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस 2 जो कि मियोसिस का ही पार्ट है, याद रखिएगा, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है इन्हीं के 2 स्टेप्स होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 में क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो जाती है, बोल सकते हो डीएनए की मात्रा जो है वो आधी हो जाती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है। तो मियोसिस में लास्ट में हमें 4 कोशिकाएं मिलती हैं। तो जो स्पर्म मदर सेल्स हैं वो लास्ट में जाकर के 4 शुक्राणु का निर्माण करती है। एक मदर सेल, एक स्पर्म मदर सेल जो है लास्ट में 4 स्पर्म का जो है निर्माण करती है मियोसिस के जरिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? देखिए, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है और उसमें भी खास करके क्या होता है, द्विविखंडन होता है। और द्विविखंडन जो है सबसे सरल तरीका है, द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन जो है वो सबसे सरल तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका है। और ये जो द्विविखंडन है वो जल्दी हो जाता है। अलैंगिक जनन की जो बाकी सारी विधियां होती हैं अगर हम उनसे तुलना करें तो द्विविखंडन जो है तेजी के साथ होता है। इसलिए बैक्टीरिया जो है वो तेजी के साथ ग्रो करते हैं, तेजी के साथ डिवाइड करते हैं। जो द्विविखंडन है वो काफ़ी फास्ट होता है। इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। तो यही जो है एक लाभदायक बात है एक कोशिकीय जीवों के लिए कि अगर मान लो परिस्थिति जो है उनके अनुकूल है, फेवरेबल है, तो उनमें तीव्र जनन जो है संभव होता है। एक जीवाणु से रात भर में लाखों जीवाणु जो है वो बन जाएंगे अगर परिस्थिति उनके अनुकूल रहा तो, क्योंकि द्विविखंडन जो है काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है अलैंगिक जनन में। एथेनॉल और एसिटिक एसिड है ना, एथेनॉल और एसिटिक एसिड के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? देखो, एथेनॉल जो है अपने आप में अल्कोहल है, राइट, और एसिटिक एसिड अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है CH3CH2OH, अपने आप में ये अल्कोहल है। और एसिटिक एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? CH3COOH, इसको बोलते हैं। तो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अभिक्रिया होती है तब जाकर के यहाँ पर बनता है एस्टर, तब जाकर के बनता है एस्टर। यहाँ से जल जो है बाहर निकलता है और एस्टर बनता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अल्कोहल हम जानते हैं कि अपने आप में पूरे फैमिली का नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में पूरे फैमिली का नाम है, ऐसे ही एस्टर जो है अपने आप में पूरे फैमिली का ही नाम है, राइट। अल्कोहल का एक एग्जाम्पल यहाँ पर एथेनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जाम्पल यहाँ पर एसिटिक एसिड है। और इस वाले केस में जो एस्टर बनता है वो इथाइल एसीटेट होता है, इथाइल एसीटेट होता है ना। तो इथाइल एसीटेट क्या है भाई? एस्टर का ही एक मेंबर है, सदस्य बोल सकते हो। जैसे एथेनॉल अल्कोहल का एक सदस्य है, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सदस्य है, वैसे ही जो इथाइल एसीटेट है वो एस्टर का एक मेंबर है, सदस्य है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो क्लोरीन गैस, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर परिचालित होता है? यानी कि कौन सा उपकरण है जो आधारित है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर या फिर ऊष्मीय प्रभाव पर? तो इलेक्ट्रिक केतली है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है,
ये सारे जो है काम करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। मतलब जब आप इससे धारा प्रवाहित करवाओगे तो ये जो उपकरण है ये गर्म हो जाएगा, तो विद्युत आयरन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। और इलेक्ट्रिक मोटर हम जानते हैं कि धारावाही चालक को जो हम डालते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र पर तो उस पर बल लगता है, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक टाइप है। दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि सीधी, समदूरस्थ और समानांतर होती है। इसका मतलब ये होता है कि हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो एक समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी विलयन का पीएच मान 8 है। किसी विलयन का पीएच मान 8 है, यानी जो विलयन है वो क्षारकीय है। क्षारकीय विलयन में हम लोग जानते हैं कि जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है क्षारकीय विलयन में। यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक विलयन है जिसका पीएच मान 8 है, मतलब कि वो क्षारीय है, मतलब उसमें OH आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब मान लो कि उसमें आपने पानी मिला दिया। अब आपने उसमें अगर पानी मिला दिया तो पहले मान लो कि इकाई आयतन में जितना OH माइनस OH ये जो आयन है, OH माइनस जो आयन है, इसकी संख्या जितनी रही होगी, बाद में जो पानी मिला दिया उसके बाद इकाई आयतन में उतनी संख्या नहीं रहेगी। तो इकाई आयतन में OH माइनस की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग सांद्रता बोलते हैं, है ना, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जब आपने ऊपर से पानी मिला दिया तब इकाई आयतन में जो OH माइनस की मात्रा है वो पहले से कम हो जाएगी। इकाई आयतन में OH माइनस की जो मात्रा है वो पहले से कम हो जाएगी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन OH माइनस का कम हो जाएगा। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि पीएच कम हो जाएगा। पीएच और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें सीधा संबंध होता है। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़े तो पीएच बढ़ेगा, अगर घटे तो पीएच घटेगा। समझे आप। तो पहले जब पानी हमने नहीं मिलाया था तब इकाई आयतन में OH माइनस की जो मात्रा है वो अधिक रही होगी। बाद में हमने पानी मिला दिया तो आयतन ज़्यादा हो गया, है ना, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब इकाई आयतन में पहले से कम OH माइनस की मात्रा हमें देखने को मिलेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि पीएच जो है पहले से कम हो जाएगा, तो पीएच जो है घट जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 से जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, पीएच मान जो है 8 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु कॉपर से ऊपर होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से जो धातु ऊपर होगी वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है। तो कॉपर से नीचे सोना होता है, चांदी होता है, प्लेटिनम होता है। कॉपर से नीचे सोना होता है, चांदी होता है, प्लेटिनम होता है। लोहा कॉपर से ऊपर होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट, कॉपर होता है, कॉपर के नीचे मरकरी होता है, तब जाकर के सिल्वर होता है, तब जाकर के गोल्ड होता है, तब जाकर के प्लेटिनम होता है। और आयरन जो है कॉपर से ऊपर होता है ना। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जो है आपको लेड मिलेगा, उसके बाद आपको आयरन मिलेगा। तो आयरन जो है कॉपर से ऊपर होता है। ठीक। अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि अमीबा में जो द्विविखंडन होता है वो किसी भी तल में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक अमीबा था, हो सकता है कि ये अमीबा जो है कुछ ऐसे विभाजित करे, है ना, ऐसे विभाजित करे। ये मान लो एक प्लेन है, इसके ऊपर इसके नीचे। या हो सकता है जो अमीबा है वो ऐसे विभाजित करे, ऐसे इस प्लेन में। किसी भी प्लेन में अमीबा जो है विभाजित कर सकता है, द्विविखंडन कर सकता है, किसी भी प्लेन में, किसी भी तल में। लेकिन एक निश्चित तल में द्विविखंडन करता है कौन? जैसे कि यूग्लिना, जैसे कि लिशमेनिया, जिसके कारण काला जर होता है ना, लिशमेनिया। और जैसे कि पैरामीशियम, तो यूग्लिना है, लिशमेनिया है, पैरामीशियम है, इन सारे में द्विविखंडन होता है एक निश्चित तल में। लेकिन अमीबा में जो द्विविखंडन होता है वो किसी भी तल में हो सकता है, किसी भी तल में हो सकता है। ए हमारा राइट आंसर।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो ये बीच वाली उंगली होती है वो धारा को निरूपित करती है, ये मिडिल फिंगर है। जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जो ये अंगूठा होता है, ये जो अंगूठा होता है, ये चालक की गति की दिशा को बताता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान लो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हुआ, उसमें भी जो बीच वाली उंगली होगी वो धारा को बताएगी, जो तर्जनी उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, लेकिन जो अंगूठा होगा वो बल को बताएगा, वो बल को बताएगा। तो बहुत ही सिंपल है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में दाएं हाथ के नियम में अंतर क्या है? केवल अंगूठे में आता है, केवल अंगूठे में आता है कि दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है चालक की गति को दिशा को बताता है, जबकि बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। राइट, ए हमारा राइट आंसर। प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम डैश है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो। अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन यानी कि बेंडिंग होता है। तो हम जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और वहाँ पर अपवर्तन के नियम जो है काम करते हैं, जिनके दो स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक जो है स्नेल का नियम कहा जाता है ना, स्नेल का नियम कहा जाता है। ये स्नेल का नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये है इंटरफेस, ये बाउंड्री है दो मीडियम का। मान लो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, और ये बाउंड्री है दोनों माध्यम का। अब प्रकाश किरण मान लो कि ऐसे आपतित होती है इस बिंदु पर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं पहले। इसके साथ जो एंगल बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। मान लीजिए कि ये जो है विरल माध्यम है और ये जो है सघन माध्यम है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये वायु है ना, वायु है, और ये जल है। तो वायु से जल में जब प्रकाश किरण आती है तो वो अविलंब की ओर ऐसे झुक जाती है। अब ये जो एंगल बना यहाँ पर, ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो अविलंब है, इसके बीच में जो एंगल बना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? मान लीजिए कि ये जो माध्यम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है। तो स्नेल का नियम ये कहता है कि μ1 गुने में इसका जो साइन है, यानी कि साइन आई, बराबर होता है ये जो μ2 है गुने में इसके साइन के। ये हमारा स्नेल का लॉ होता है। राइट, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। देखो, ये बात सिर्फ पादपों के लिए सही नहीं है, हम इंसानों के लिए भी सही है, किसी भी जंतु के लिए, किसी भी जीव के लिए सही है। किसी भी जीव में विविधता जो है उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो विविधता है, यही विविधता जो है, यही वेरिएशंस जो होते हैं, ये बदलते हुए परिस्थितियों में कुछ जीव को जीवित रख पाते हैं। अगर सारे के सारे जीव एक जैसे हो जाएंगे तो मान लीजिए कभी एक ऐसी परिस्थिति आन पड़ी जिसमें जो जीव है वो जीवित नहीं रह पाएंगे, तो सारे के सारे जीव मर जाएंगे। लेकिन अगर उनमें थोड़े बहुत अंतर होंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जीव बच जाए, अधिकांश मर जाए लेकिन कुछ बच जाए। जो बच जाएंगे वो अब आगे की पीढ़ी को संभालेंगे, है ना, उनसे जो है नई पीढ़ियां आएंगी जो उस पर्यावरण परिस्थिति में रहने के लायक होंगी। इसीलिए जरूरी है वेरिएशन। राइट, तो ये पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। राइट, और ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ पादपों के लिए सही नहीं है, हम इंसानों के लिए और किसी भी टाइप के जीव के लिए सही है। उनमें वेरिएशंस होने जरूरी है, तभी जाकर के किसी भी जीव का जो है अस्तित्व जो है बना रहेगा, अदरवाइज उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर उनके अंदर वेरिएशंस जो है आने बंद हो गए तो। एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज एंटासिड से किया जाता है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? अब देखो, यहाँ भी एग्जामिनर ने यहाँ पर तत्व लिखा हुआ है जो कि गलत है। इनमें से कोई भी तत्व नहीं है, सब के सब यौगिक हैं।
इनमें से कोई भी तत्व नहीं है, सब के सब यौगिक है। तो एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए। कभी कभी हमारे आमाशय में जो है ज़रूरत से ज़्यादा HCl बन जाता है, तो इससे हमें एसिडिटी होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, यानी एक्स्ट्रा एसिड जो बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम किसी क्षार का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्विक लाइम हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, CaO। लाइम वाटर हम लोग किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तत्व थोड़ी ना है, ये तो यौगिक है। तो यहाँ भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन को गलत सेट किया है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? देखो, प्रतिरोधकता जो है किसी पदार्थ का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वो अपने से होकर के धारा प्रवाह का विरोध करता है। जो प्रतिरोधकता है वो किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो अपने से होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है। अगर ये प्रतिरोधकता ज़्यादा है किसी पदार्थ, यानी उससे होने वाले धारा प्रवाह का विरोध वो ज़्यादा करेगा। अगर किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो कम है, मतलब वो अपने से होकर के धारा प्रवाह का विरोध कम करेगा, उससे जो धारा प्रवाहित होगी उसका विरोध कम करेगा। तो आंसर है ए। यह माप कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करता है। ए हमारा राइट आंसर। पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कई सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। इसमें से एक तो है तारों का टिमटिमाना, दूसरा होता है विलंबित सूर्यास्त। विलंबित सूर्यास्त का मतलब हो गया कि सूर्यास्त हो चुका है, उसके बाद भी 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखता रहता है। और अग्रिम सूर्योदय, यानी सूर्योदय अभी हुआ नहीं है कि 2 मिनट पहले से हमें सूर्य दिखने लगता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा डैश शून्य हो जाएगी। श्रेणी परिपथ की यही खासियत है कि कहीं से भी सर्किट अगर ब्रेक हो गया ना तो धारा शून्य हो जाएगी। आप डायग्राम बनाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने कई सारे प्रतिरोधकों को लगा दिया है और अभी क्या है कि इस सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है, ये पाथ है, ये रास्ता है धारा के बहने का। अब मान लीजिए कहीं से सर्किट ब्रेक हो गया, आपने इस प्रतिरोधक को हटा दिया यहाँ से, या फिर इस सर्किट को कैसे भी करके ब्रेक कर दिया, तो अब धारा नहीं बहेगी, सर्किट यहाँ से टूट जाएगा, है ना। सर्किट यहाँ से टूट जाएगा तो धारा बहेगी ही नहीं, शून्य हो जाएगी। एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब कब कब बनता है? ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। जब वस्तु पोल और मुख्य फोकस के बीच में होता है तब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो भी बड़े साइज का, बल्कि बहुत बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है। और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु होती है तो भी बड़े साइज का बनता है। लेकिन याद रखिएगा, जब वस्तु को हम डालते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में तब आवर्धित प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और आभासी होता है। राइट। अगर हम वस्तु को डालते हैं मुख्य फोकस पर तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और अत्यधिक आवर्धित होता है। अत्यधिक आवर्धित होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखना, केवल इकलौता यही केस है अवतल दर्पण के केस में जब आपको सीधा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। इसके अलावा कोई भी केस हो उसमें वास्तविक और उल्टा ही मिलेगा, उसमें जो है वास्तविक और उल्टा ही मिलेगा। तो मुख्य फोकस पर डाला तो प्रतिबिंब बहुत बड़े साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अगर आपने यहां पर डाल दिया तो प्रतिबिंब बड़े साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अगर आपने वक्रता केंद्र पर एग्जैक्ट डाल दिया तब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार का ही बनता है। अब इसके बाद अगर आप डालते हो यहाँ पर वक्रता केंद्र से परे या फिर अनंत पर तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता केंद्र से परे यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा लेकिन छोटा होगा। एक कांच के बीकर में पानी में डूबी एक पेंसिल पर विचार कीजिए। यदि पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन डाल दिया जाए तो क्या पेंसिल उतनी ही विस्थापित दिखाई देगी? नहीं।
जैसे पेंसिल को आपने पानी में डाला है तो देखो पेंसिल जो है ये थोड़ी सी विस्थापित हमें दिख रही है, ये होता है अपवर्तन के कारण। अगर हम पानी के स्थान पर तारपीन जो होता है, तारपीन का तेल, उसको डाल दें या फिर केरोसिन डाल दें तो विस्थापन क्या होगा, तो भाई अलग अलग विस्थापन जो है हमें देखने को मिलेगा। क्या पेंसिल उतनी ही विस्थापित दिखाई देगी? नहीं, विस्थापन अलग अलग होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन अलग अलग हो जाएगा क्योंकि पानी है, केरोसिन है, तारपीन है, इन सारे का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है, तो विस्थापन जो है वो अलग अलग हमें दिखाई देगा। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर यानी निषेचन कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? देखो मेंडल साहब ने क्या किया कि शुद्ध रूप से लंबा प्लांट लिया, शुद्ध रूप से मटर का लंबा पौधा लिया और शुद्ध रूप से जो है बौना पौधा लिया, इनके बीच में निषेचन करवाया। तो ये क्या है कि जनक है दोनों के दोनों। इनसे जो बच्चे मिले उन्हें हमने कहा F1 पीढ़ी के बच्चे। F1 पीढ़ी के बच्चे जो थे वो सारे के सारे लंबे थे। ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, मतलब बौना है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये बौना है। इनसे जो बच्चे मिले ये शुद्ध रूप से लंबा है, याद रखिएगा शुद्ध रूप से लंबा है, यानी कि कैपिटल टी जीनोटाइप है। ये शुद्ध रूप से बौना है, स्मॉल टी जीनोटाइप है। तो जो F1 पीढ़ी में बच्चे मिले वो सारे के सारे लंबे थे, लेकिन ये मिक्स वाले थे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बच्चे थे, कैपिटल टी वाले बच्चे नहीं थे। तो सारे के सारे जो है लंबे प्लांट मिले। अच्छा, अब F2 पीढ़ी में जो प्लांट मिलते हैं उसमें से कुछ जो है बौने होते हैं और कुछ लंबे होते हैं, अधिकांश लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं F2 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी की बात यहाँ पर की गई है, तो सारे के सारे लंबे थे। जब किसी विलयन में H+ और OH- आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का pH कितना होता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई थिंक पिछले वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर H+ आयन का जो कंसंट्रेशन यानी विलयन के इकाई आयतन में H+ आयन की संख्या जितनी है, अगर उतनी ही OH- आयन की संख्या है, तो हम बोलेंगे कि pH जो है वो 7 है, यानी कि उदासीन विलयन है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो H+ ज़्यादा है तो pH 7 से कम, अगर OH- ज़्यादा है तो pH 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। 18 दिसंबर के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। अब एक आखिरी शिफ्ट बचता है जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।